बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 हैलोजेंस। हैलोजेंस पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 1। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। क्या करने जा रहे हैं इसके अंदर? हम हमेशा की तरह पार्ट 1 के अंदर हर चैप्टर में पूरा एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ और उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है कि आपको पहले से ही पता हो जाता है कि हाँ, आगे आने वाली वीडियोस में क्या क्या डिस्कस होने जा रहा है। और जितनी वीडियोस बनती हैं सब बुक के टॉपिक्स पे ही बनती हैं। सब कुछ जो डेटा, जो मटेरियल, जो इन्फॉर्मेशन बुक में दी हुई है वही सब कुछ मैं यहाँ पर अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब ऐसे नहीं करता कि आगे से कोई टॉपिक उठा लिया, नहीं। इस पूरे चैप्टर का आपको बता दूं, हैलोजेंस में हमारे पास 5 हैं। फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ये 5 जो आपको नाम नज़र आ रहे हैं, कलेक्टिवली इनको हैलोजेंस कहा जाता है। ठीक है, शुरू में इन सब का एक ओवरव्यू होगा, इंट्रोडक्शन होगा कि ये क्या है। मैंने कहा ना कि आपको बुक के मुताबिक लेके चलूँगा, तो सबका ओवरऑल इंट्रोडक्शन क्या है, ये इनकी अक्करेंस, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, कितनी कितनी मिकदार में ये पाए जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर हैं ये। 7A ग्रुप जो है आपका, वो सारा का सारा हैलोजेंस का कहलाता है। क्यों आखिर इनको 7A में ही रखा गया है, 6A में क्यों नहीं रखा गया, और इनको हैलोजेंस क्यों कहा जाता है, इन सारी तफसीलात, सब चीज़ों की डिटेल मैं आपको यहीं दूंगा इसी वीडियो में। तो ये तो ओवरऑल बात है, शुरू में जो इंट्रोडक्शन और अकरेंस के हवाले से बात होगी। उसके बाद इसकी बात नहीं होगी, फ्लोरीन की, और इन चारों की भी बात नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ इस क्लोरीन की बात होगी। इंट्रोडक्शन और अकरेंस तो सबका ही होगा ना, और आगे जाके चैप्टर में आपकी बुक में जो कुछ भी है वो सब क्लोरीन के हवाले से ही। 2 हवालों से क्लोरीन की बात हो रही है। क्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म में, जो कि Cl2 है, जिसको क्लोरीन गैस कहते हैं, और क्लोरीन कंपाउंड फॉर्म में, यानी कि क्लोरीन के कंपाउंड्स जो हैं उनमें भी तो क्लोरीन मौजूद है ना, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके अंदर देखें क्लोरीन मौजूद है, लेकिन हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो ये जो चीज़ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कंपाउंड है। तो पहले तो एलिमेंटल क्लोरीन Cl2 का डिस्कशन है आधे चैप्टर में। इस एलिमेंटल क्लोरीन गैस की प्रिपरेशन, ख़ास तौर पे इसकी तैयारी, समझ आ रही है बात आपको, इसकी तैयारी। और जब हम इसकी तैयारी की बात करते हैं तो फिर हम इसकी लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन की बात करेंगे, हम इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करेंगे क्लोरीन गैस की, फिर इसकी हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, फिर यूजेस की बात करेंगे। आधा चैप्टर तमाम हो जाएगा आपका इसी डिटेल में। और उसके बाद फिर कंपाउंड्स की तरफ आएंगे क्लोरीन्स के, बाकी का आधा चैप्टर, उसमें एक हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्लोरीन का एक कंपाउंड है। दूसरा ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर है। ये 2 कंपाउंड्स हैं, और इन 2 कंपाउंड्स के हवाले से भी इसमें हम इनकी प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे, इनकी तैयारी को, और इन दोनों की लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, इन दोनों की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, इन दोनों की यूजेस को डिस्कस करेंगे। यानी कि आप घूम फिर के देखें, टॉपिक्स वही आ रहे हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस, प्रिपरेशन, लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, अकरेंस हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। पिछले चैप्टर्स में जो अभी तक बच्चे साथ हैं वो ये सारी चीज़ें नोट करते हुए आ रहे होंगे, यही हो। आखिर में बिल्कुल लास्ट में एक टॉपिक है हैलाइड आयन का के बारे में, हैलाइड आयंस।
हैलाइड आइंस कलेक्टिवली इन्हीं को कहा जाता है। फ्लोरीन आइन जो है जिसको फ्लोराइड कहते हैं, क्लोरीन आइन है जिसको क्लोराइड कहते हैं, ब्रोमीन आइन है जिसको ब्रोमाइड कहते हैं, आयोडीन आइन है जिसको आयोडाइड कहते हैं, एस्टेटाइन है। तो ये कलेक्टिवली इनके आइंस को हैलाइड आइंस कहा जाता है। उसकी टेस्ट, उनकी मौजूदगी को एक बर्तन अगर आपके सामने रख दिया जाए और आपसे कहा जाए कि भाई इसमें जो आपको लिक्विड नज़र आ रहा है, जो पानी वानी जो कुछ भी इसमें पड़ा हुआ है, पानी जैसी चीज़ें होती हैं। केमिस्ट्री में प्रॉब्लम यह है कि जो लिक्विड्स में हमारे पास केमिकल्स होते हैं ना, वो पानी जैसे ही होते हैं। एसिड और पानी और बेस और दूसरे केमिकल्स, इनमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपको तमीज़ करना कि ये आया चीज़ क्या है। ठीक है, तो बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। कहीं आप उसको उठा के पी ले कि भाई ये तो पानी है कोई आपको गिलास में दे दे के ये लो भाई पानी पी लो, पता चल रहा है वो एसिड है और आप अल्लाह को प्यारे हो जाएं, अल्लाह ना करे। तो प्रॉब्लम ये है। अब इसी तरह ये हमारा जो लास्ट टॉपिक है जिसमें हम हैलाइड आइंस की मौजूदगी को देखेंगे, बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में आखिरी टॉपिक है, उसमें किसी मीडियम के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर ये इनके आइंस अगर मौजूद हैं तो क्या उसका कोई तरीका है उसको टेस्ट करने का? क्या कोई मेथड है ऐसा? कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसको यूज़ करेंगे आप तो किसी लिक्विड में इन आइंस की मौजूदगी है या नहीं है इसको चेक करना? तो ये भी हम आखिर में देखेंगे। ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा किसी भी चैप्टर का पार्ट 1 लाजमी देखें, उसमें मैं पूरी डिटेल बताता हूँ। अभी क्लियर हो गया होगा आपको इंट्रोडक्शन, अकरेंस, और तीसरा टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ हैलोजेंस है। तो वो जो है वो तो हम अगली वीडियो में ही देखेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ क्या है, कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर आप नोट करें, चीज़ों को जॉट डाउन करें अपने पास। ठीक हो गया भाई। और बुक जो है मेरे पास, क्योंकि ओल्ड बुक है तो इसमें तो पेज नंबर कहाँ से शुरू है, ये पेज नंबर 266। जिनके पास ओल्ड बुक है बच्चों के पास, वो भी देख रहे होंगे 266 पेज से ये शुरू हो रहा है और एंड पता नहीं कौन से पेज पे हो रहा है। इसी ओल्ड बुक के इस हिस्से को जो कि मैट्रिक में पढ़ाया जा रहा है, एक नई किताबी शक्ल दे दी गई है। तो हो सकता है आपके पास यही ओल्ड बुक न्यू शक्ल में मौजूद हो। उसमें तो फिर ये चैप्टर नंबर 15 नहीं होगा हैलोजेंस का, वहाँ चैप्टर नंबर 5 होगा। तो उसमें पेज नंबर फिर उस हिसाब से होगा। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं, क्या मामला आते हैं इस चैप्टर के। इतने दिन गायब रहने के लिए माजरत, आपको पता है फैमिली है, बच्चे हैं, ज़िंदगी है, मौत है, ये सारे मामलात चलते रहते हैं। खुशी है, गम है, इन सबको भी देखना होता है ज़िंदगी में भाई। ठीक है, तो ये मैं भी इंसान हूँ तो मेरे साथ भी ये सारे मामलात हैं, तो इस वजह से कोताही हो जाती है, देरी हो जाती है। कोशिश यही होती है कि आपको वक्त पर वीडियोस मिल जाएं। जितनी आपकी तैयारी मैं करवा सकता हूँ, रट के नहीं, समझ के वो मैं आपको करवा दूँ। बाकी तौफीक अल्लाह की होती है तो काम हो जाता है, और जब अल्लाह की तौफीक नहीं होती तो कोई काम नहीं होता। तो इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। हैलोजेंस पार्ट 1। पता नहीं मैंने मार्कर्स में इंक डाली भी है या नहीं डाली, मुझे याद भी नहीं है। चलें बहरहाल काम चलाते हैं, किसी न किसी में तो होगी। इंट्रोडक्शन टू हैलोजेंस, हैलोजेंस का तारुफ। पहले तो ये तारुफ करा दूँ आपको, ये हैलोजेंस हैं क्या। मैं बार बार आपको इस चीज़ से बाहर नहीं ले जाना चाहता। ये थिंग्स, ये चीज़ें हैं, बस ये बात आप याद रखें। और जब ये चीज़ों की बात आती है ना, तो फिर आपके जहन में होना चाहिए चीज़ें तो सब हैं। फिर हमारी ज़मीन पे चीज़ें ही चीज़ें बिखरी हुई हैं। ये बोर्ड भी एक चीज़ है, ये मार्कर भी एक चीज़ है, ये शर्ट भी एक चीज़ है, माइक भी एक चीज़ है, ये इंक जो है ये भी एक चीज़ है। तो क्या ये हैलोजन है, क्या ये हैलोजन है, क्या ये हैलोजन है? नहीं, इन सब में से कोई भी हैलोजन नहीं है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों में तो नहीं है जो कि आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको आसानी से नज़र नहीं आएंगी। इसके लिए आपको साइंटिफिक स्टोर की तरफ चले जाएं, या आप अपने जो है वो साइंटिफिक स्टोर होता है, ठीक है, हर शहर में हर जगह पर साइंटिफिक स्टोर्स होते हैं, आप वहाँ विज़िट कर लें, या आप अपने
स्कूल की लैब में ही विज़िट कर लें, अगर बहुत अच्छी लैब है तो वहाँ पर आपको ये हैलोजेंस जो है वो नज़र आ जाएंगे। यानी कि क्लोरीन जो कि गैस की शक्ल में है वो भी आपको रखी हुई नज़र आ जाएगी, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद फ्लोरीन है, ये भी गैस की शक्ल में है, ये भी आपको नज़र आ जाएगी लैब में। और आयोडीन है, ये सॉलिड होता है ब्लैक कलर का, ये भी आपको लैब में नज़र आ जाएगा। अगर आपकी लैब जो है वो बड़ी एडवांस है, बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में तो लैब का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बस रट्टे का ही कॉन्सेप्ट है, वरना ये चीज़ें आप अपनी आँख से देख सकते हैं या गूगल कर लें, गूगल पे भी आपको नज़र आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये हैलोजेंस चीज़ें हैं, ठीक है। अब हमारे पास चीज़ें जो हैं वो दो हालात में होती हैं, या तो एक ही किस्म के एटम्स से मिलकर बनती हैं तो उनको एलिमेंट्स कहा जाता है, या एक से ज़्यादा किस्मों के एटम्स से मिलकर बनती हैं तो उन चीज़ों को कंपाउंड्स कहा जाता है। तो ये हैलोजेंस जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये जो चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ों के मैंने नाम लिए हैं। ये चीज़ें क्या एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनी हैं या अलग अलग? तो ये एक ही किस्म के एटम से मिलकर बनी हैं। ये चीज़ें कंपाउंड्स नहीं हैं जो मैंने नाम लिए हैं, ये सब एलिमेंट्स हैं। क्लोरीन गैस को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको सारे क्लोरीन के ही एटम नज़र आएंगे। फ्लोरीन गैस को देखेंगे तो उसके अंदर सारे फ्लोरीन के ही आपको एटम्स नज़र आएंगे। इसी तरह आयोडीन है, इसी तरह एस्टेटाइन है, और इसी तरह ब्रोमीन है। ब्रोमीन लिक्विड होता है तो उसके अंदर भी आपको एक ही किस्म के एटम्स नज़र आएंगे। ये दीगर बात है कि एलिमेंट्स जब दूसरे एलिमेंट्स से मिलते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे कि हमने HCl को देखा कि इसके अंदर क्लोरीन जो है ये एक एलिमेंट है, और हाइड्रोजन गैस जो है ये भी एक एलिमेंट है। लेकिन जब ये दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं आपस में, उसके नतीजे में जो चीज़ बन रही है, जब हम कहते हैं कि दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो इसका दूसरा मतलब ये होता है कि दो मुख्तलिफ किस्म के एटम्स मिल रहे हैं आपस में, उसके नतीजे में जो चीज़ बन रही है उसको हम कंपाउंड कहेंगे, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा किस्मों के, एक से ज़्यादा फैमिलीज़ के आपको एटम्स जो है वो नज़र आते हैं, ठीक है भाई। तो हैलोजन सबसे पहले बुनियादी चीज़ ये क्या है? ये चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ें हैं? क्या ये कंपाउंड्स हैं? ये एलिमेंट्स हैं, ठीक हो गई। ये तो इसकी बुनियादी बात। अब आगे चलते हैं, इसके बाद और क्या है, इसका ग्रुप कौन सा है पीरियोडिक टेबल में। अब मैं लिखता जा रहा हूँ, नोट करते जाइए। इसका ग्रुप है 7A। 7A ग्रुप के अंदर 5 के 5 हैलोजेंस को क्यों रखा गया है, ठीक है, इसकी तफसील भी बताता हूँ अभी आपको। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, क्योंकि जितने भी ग्रुप्स हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, उन सब में आपको जो नाम नज़र आते हैं वो एलिमेंट्स ही हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटाइन है। FCl, Br, I और At, एस्टेटाइन। ये एलिमेंट्स जो हैं इस ग्रुप में आते हैं। अब इसके नेम की तरफ चलते हैं कि इसका नाम जो है हैलोजेंस, इन सबको हैलोजेंस आखिर क्यों कहते हैं? उसकी वजह यह है कि हैलोजेंस जो है वो ग्रीक वर्ड है, यानी कि इंग्लिश ज़बान का नहीं है, उर्दू ज़बान का नहीं है, यूनानी ज़बान का है, ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड है हैलोजन। और हैलो का मतलब है सॉल्ट, हैलो मीन्स सॉल्ट, और GENE इसका मतलब है प्रोड्यूसर या मेकर, आप कह लें प्रोड्यूसर या मेकर, सॉल्ट्स बनाने वाले। सॉल्ट वर्ड आता है तो हमारे जहन में फ़ौरन NaCl आ जाता है, सोडियम क्लोराइड आ जाता है, हालांकि ये बात सही नहीं है। सॉल्ट एक ग्रुप का नाम है, सॉल्ट हज़ारों किस्मों के हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये जो आप नाम सुन रहे हैं ये सब सॉल्ट्स हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो आप नाम सुन रहे हैं सब सॉल्ट्स हैं, जिनके साथ सल्फेट्स आ जाए, कार्बोनेट्स आ जाए, बाइकार्बोनेट्स आ जाए, क्लोराइड आ जाए, आप समझ जाइए कि ये सब के सब सॉल्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ये सब सॉल्ट्स मेकर हैं। और ये कब सॉल्ट बनाते हैं? जब ये किसी न किसी किससे मिलते हैं? मेटल के साथ मिलते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास मेटल्स कौन कौन से हैं? ग्रुप 1A वाले सारे मेटल्स हैं, ग्रुप 2A वाले सारे मेटल्स हैं, ग्रुप 1A वालों को हम जो है वो अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, ग्रुप 2A वालों को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। तो नॉर्मली ये जो हैं ये 7A वाले जो है वो, इसकी मिसाल हमारे पास 1A में जो सोडियम मेटल है, ये देखें ये इसके साथ मिलता है,
किसके साथ, 7A में क्लोरीन के साथ। तो इसके नतीजे में क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। यही सोडियम फ्लोरीन के साथ मिलेगा, सोडियम फ्लोराइड बन जाएगा। यही सोडियम ब्रोमीन के साथ मिलेगा, सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। फिर इसी 1A ग्रुप के अंदर हमारे पास कैल्शियम भी आता है, तो कैल्शियम के साथ फ्लोरीन मिलेगा, तो पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड। इसी के अंदर हमारे पास लिथियम भी आता है, तो इसी से लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, ये सब जो हैं सॉल्ट्स के नाम आपको बता रहा हूँ। ये सॉल्ट्स कब बन रहे हैं, जब हैलोजेंस जो हैं इन मेटल्स के साथ मिल रहे हैं। ये 1A वाले मेटल्स की बात मैंने बताई है। अभी 2A वाले मेटल्स भी हैं जिनमें बेरिलियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, ये आ जाते हैं। ये सब मेटल्स हैं और ये सब 2A वाले 7A वालों के साथ मिलते हैं तो सॉल्ट्स बनाते हैं। ठीक हो गया भाई, मिटा दूँ अब मैं। ये डिटेल्स भी जो है वो आपको पता लग गई हैं। अच्छा, और क्या है इस इंट्रोडक्शन के अंदर, इस इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो ये खुद जो हैं हैलोजेंस जो हैं ये क्या हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। ये क्या हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स की डेफिनेशन भी मैं बहुत दफ़ा वीडियोस में बना चुका हूँ। इसके ऊपर एक छोटी सी बेसिक्स के हवाले से बता दूंगा। आपकी बेसिक्स वीक है केमिस्ट्री की, तो 15-18 वीडियोस में बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री बाय रटना नहीं, समझना है, लिखिए यूट्यूब सर्च बार पे, तो सारी वीडियोस आ जाएंगी जिनमें छोटी छोटी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आयन क्या है, ये सब उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो देख लीजिए बेसिक्स अगर आपकी वीक हैं तो। बहरहाल ये नॉन मेटल हैं हैलोजेंस जो हैं सारे के सारे, और ये मोस्ट रिएक्टिव है। मोस्ट रिएक्टिव, देखिए एमसीक्यूज़ में इसी तरह की चीज़ें जो है ना एग्जाम में आ जाती हैं कि बताइए ज़रा नॉन मेटल्स के अंदर मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो कौन से हैं, तो वो हैलोजेंस हैं मोस्ट रिएक्टिव। ठीक हो गया भाई। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट छोड़ें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इसके ऊपर भी तफसील से वीडियोस मैंने बना दी हैं, यहाँ डिटेल नहीं बना सकता। आसान तरीका वीडियो को ढूंढने का, टॉपिक लिखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाय रटना नहीं, समझना है, यूट्यूब सर्च बार में आ जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इसकी वजह क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनके पास एक एबिलिटी है, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू गेन इलेक्ट्रॉन। इनके पास ये स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स फ़ौरन ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं केमिकल रिएक्शंस के दौरान। ठीक है, अब जिनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन के ऊपर जिन बच्चों की ग्रिप अच्छी है तो वो सेकंड में समझ जाएंगे कि हाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो इनके पास एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन जो है उसका मतलब क्या है उनको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, रेडियो एक्टिव मेंबर जो है यहाँ पर, इसमें हमारे पास एक रेडियो एक्टिव मेंबर भी है, रेडियो एक्टिव मेंबर भी है इसमें हमारे पास, और वो एस्टेटाइन है। ठीक है, और ये एस्टेटाइन जो है वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल होता है क्योंकि इसका नाम जो एस्टेटाइन रखा गया है उसकी वजह यही है कि ग्रीक वर्ड है, उसका नाम मतलब है एस्टेटोस, एस्टेटोस। तो एस्टेटोस जो है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब ही होता है अनस्टेबल। एस्टेटाइन के हवाले से आगे और डिटेल्स आएंगी, ये जो हमारे पास है मौजूद, इसके हवाले से और डिटेल्स जो हैं वो आगे आएंगी, तो उसमें मैं बताऊंगा कि ये रेडियो एक्टिव मेंबर जो है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या है इसके हवाले से, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, चार्ज, सिंपल टू द पॉइंट, इसका मतलब यहाँ पर ये है ऑक्सीडेशन स्टेट का, चार्ज
ऑन अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज आ जाता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। चार्ज ऑन अ पार्टिकल इन अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के अंदर चार्ज क्या होगा। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड को देखें, यहाँ पर मैं अगर बताऊं कि सोडियम के ऊपर प्लस है और इसके ऊपर माइनस है, तो इस जगह पर क्लोरीन का जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, और सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये याद रहे, अब जो बात बता रहा हूँ ध्यान से सुन लें, ये ज़रूरी नहीं है कि क्लोरीन की जो है वो हर जगह पर यही चार्ज होगा, यही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, नहीं। हो सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ना हो, +1 हो, +2 हो, +3 हो, समझाने के लिए कह रहा हूँ आप, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो चार्ज ऊपर आता है -1, -2, +1, +2, +3, ये जो ऊपर आते हैं, तो ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स में मुख्तलिफ होता है। बात समझ आ रही है? जैसे कि सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जी। और कई जगहों पर क्लोरीन और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, नहीं वो नहीं, और क्लोरीन के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और जो है मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, हो सकता है यहाँ पर भी क्लोरीन मौजूद है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -1 ना हो, कुछ और हो, ठीक है। तो चार्ज ऑन अ पार्टिकल इन अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में किसी पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। जैसे कि इस सब्सटेंस में, सोडियम क्लोराइड में, ये जो पार्टिकल क्लोरीन है, इसके ऊपर जो चार्ज है -1, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब हम हैलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, तो क्या -1 ही रहेगी? कॉमनली सबकी -1 होती है, ठीक है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अब दो किस्म की, एक तो कॉमन है जो बहुत ज़्यादा नज़र आती है इन सब की, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 है। जैसे कि अभी आपने देखा सोडियम क्लोराइड के अंदर, NaCl के अंदर -1 है, ठीक है भाई। इसी तरह फ्लोरीन की, अपने बहुत सारे कंपाउंड्स में फ्लोरीन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही नज़र आएगी आपको। इसी तरह ब्रोमीन की अपने बहुत सारे जो है वो कंपाउंड्स के अंदर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही नज़र आएगी। और इसी तरह आयोडीन की भी अपने बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही नज़र आएगी, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आपको नज़र आएगी, लेकिन हर एक में -1 नहीं होगी, ये भी ज़हन, मैंने ज़्यादातर का वर्ड इस्तेमाल किया। ज़्यादातर कंपाउंड्स के अंदर हैलोजेंस जो हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, कॉमन है ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे क्या कह रहा है लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो वेरियस है। वेरियस मतलब बहुत सी हैं। कॉमन तो सबके अंदर -1 है, लेकिन एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इनकी, सारे हैलोजेंस की। मिसाल के तौर पर एक हैलोजन जो है वो हम क्लोरीन ले लेते हैं, तो अगर मैं क्लोरीन को देखूं तो इसकी -1, तो ये तो कॉमन है, ज़्यादातर कंपाउंड्स में ये नज़र आती है। लेकिन बहुत सारे कंपाउंड्स में क्लोरीन की जो है वो +1 भी है, क्लोरीन की जो है वो +3 भी है, क्लोरीन की जो है वो +2 भी है, क्लोरीन की जो है वो -2 भी हो सकती है। सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये आपको, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज़ याद नहीं है, समझाने के लिए कह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वेरियस का मतलब है बहुत सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो यहाँ देख लें -1 तो कॉमन है ही, +1, +3, +2, -1, ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो कि हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको -1 ही नज़र आएगी, ठीक है भाई। और इसी तरह जो दूसरे हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज़्यादातर -1 हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इन सब की, ठीक है। ये बार बार बताने का मकसद ये है कि थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि अच्छे से आपके जहन में जो है ये बैठ जाए।
अच्छा, मॉलिक्यूल्स इनके कौन से होते हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि Cl2, डाई मीन्स टू का होता है, एटॉमिक मीन्स एटम, दो एटम से मिलके बना है। और F2 फ्लोरीन को देख लें आप, और I2 आयोडीन को देख लें, Br2 ब्रोमीन, सब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, डायटोमिक डायटोमिक डायटोमिक। ठीक है भाई, और क्या डिटेल्स हैं इसकी? वजह क्या है कि इसको 7A में रखा गया है, वाई 6A में क्यों नहीं रखा गया? उसकी वजह यह है कि इन सब के, क्लोरीन को देखें आप, ब्रोमीन को देखें, फ्लोरीन को देखें, आयोडीन को देखें या एस्टाटाइन को देखें, इन सब के वैलेंस शेल यानी कि लास्ट शेल में आपको, वैलेंस शेल यानी कि लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स भले कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, जैसे फ्लोरीन है इसके पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन है इसके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसके भी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ब्रोमीन के भी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयोडीन के भी, एस्टाटाइन के भी। समझ में आ रही है बात आपको? अच्छा, अब अगर पीरियोडिक टेबल में आप देखें तो आपको टॉप टू बॉटम सबसे पहले फ्लोरीन नज़र आएगा, फिर क्लोरीन नज़र आएगा, फिर ब्रोमीन नज़र आएगा, फिर आयोडीन नज़र आएगा, फिर एस्टाटाइन नज़र आएगा। ये तरतीब आपको नज़र आएगी। इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, 10वां पॉइंट जो है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ना, तो क्यों हैं? क्योंकि इनके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत अच्छी है। तो इनकी ये ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है टॉप टू बॉटम कम होती रहती है, टॉप टू बॉटम क्या होती है? डिक्रीज होती है। मतलब कोई अगर आपसे एमसीक्यूज में ये पूछ ले कि भाई द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ विच वन हैज़ द ग्रेटर ऑक्सीडाइजिंग पावर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तीनों अगर आपको दे दिए जाएं, आयोडीन के, इन तीनों में से, चारों में से सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी है, या इन सब में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? तो सबसे पहले टॉप पे फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। समझ में आ रही है बात आपको? ये तो अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब ये है कि ये अपने एस्टाटाइन नेचर में अवेलेबल नहीं है। इसकी तरफ तफसील आगे बताऊंगा, आगे जब इस पर आगे बात होगी डिटेल्स में तब बताऊंगा इसको अनस्टेबल क्यों कहते हैं। इसीलिए मैं एस्टाटाइन का ज़्यादा नाम नहीं ले रहा, मैं इन चारों पे ही फोकस किया हुआ। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो टॉप टू बॉटम कम होती रहती है। अच्छा, और एक और ख़ास बात, इसमें से हमारे पास अब स्टेट्स को देख लें अगर इनकी, आया ये 5 नाम जो आपके सामने लिए गए हैं अभी, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी स्टेट्स क्या हैं? सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैस है, इसकी स्टेट क्या है? स्टेट हमारे पास जो फ्लोरीन और क्लोरीन है, ये क्या है? ये गैसेस हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रोमीन को देख लें आप, ये क्या है? ये लिक्विड है। आयोडीन जो है वो सॉलिड है। ये इसकी स्टेट्स हो गई। ठीक है, अच्छा, ये जो ब्रोमीन है ये लिक्विड तो है, लेकिन ये इसका कलर कौन सा है? ये लिक्विड वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल है, जैसे पेट्रोल नहीं होता, तो ये लिक्विड तो है ब्रोमीन, लेकिन वॉलेटाइल है। मतलब पेट्रोल को आप नीचे गिरा दें अगर, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वो बिखरा हुआ पेट्रोल आपको वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। मतलब इसको हम कहते हैं उड़ गया, पेट्रोल उड़ गया। तो ब्रोमीन को भी इस तरह अगर बोतल से बाहर निकालेंगे आप तो ये भी उड़ जाएगा, इसीलिए इसको वॉलेटाइल कहा जाता है। इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है। ठीक है भाई, आयोडीन जो है वो सॉलिड है। सॉलिड तो है बट सबलाइम्स, इसमें सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। सबलाइम्स, सबलाइम्स, ये सबलाइम्स कर जाता है, मतलब इसमें सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। आसान लफ्ज़ों में मतलब ये कि क्योंकि हम किसी सॉलिड को जब हीट करते हैं ना, तो वो
तरतीब से नीचे आएगा, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड बनेगा, फिर वो लिक्विड से गैस बनेगा। जैसे कि सॉलिड आइस है, आप उसको हीट करेंगे तो वो पानी बन जाएगा, पानी को और हीट करेंगे तो वो वेपर्स गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सॉलिड आइस जो है आप उसको हीट करें तो वो डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए या स्टीम बन जाए या भाप बन जाए, ऐसा तो नहीं होता। सॉलिड आइस जो है वो लिक्विड आइस, लिक्विड पानी में कन्वर्ट होती है, उस पानी को हीट देते रहें तो वो पानी फिर जाके वो बॉयल होकर वेपर्स में कन्वर्ट होता है। सब्लिमेशन का एक प्रोसेस होता है कुछ ख़ास लिक्विड से रिलेटेड, कि जब आप उनको हीट करेंगे तो हीट करने पे उन लिक्विड्स को उन सॉलिड्स को जब आप हीट करेंगे तो उन सॉलिड्स को हीट करने पे वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए उनको पहले, और उसके बाद गैस बनना चाहिए। लेकिन कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं कि जब आप उनको हीट करेंगे तो वो लिक्विड बनने के बजाय डायरेक्टली क्या करेंगे, लिक्विड नहीं बनेंगे, बल्कि वो डायरेक्टली क्या बन जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन, जिसके अंदर कुछ ख़ास किस्म के सॉलिड्स जो हैं उनको हीट करने पे वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको कहा जा रहा है कि ये आयोडीन सॉलिड तो है ये, बट इट्स सब्लाइम्स, कि ये सब्लिमेशन के प्रोसेस से गुजरता है। ठीक है, और सब्लाइम्स जब होगा ये वेपर्स में जो कन्वर्ट होगा, ये गैस में जो कन्वर्ट होगा ये, तो इसकी वेपर्स का एक ख़ास कलर होता है। वैसे तो आयोडीन का कलर ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, लेकिन जब इसको थोड़ी सी हीट मिलती है तो ये गैस में जो कन्वर्ट होता है, वेपर्स में जो कन्वर्ट होता है, तो इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर जो होता है वॉयलेट होता है, यानी कि वॉयलेट वेपर्स होते हैं। यानी कि उसको हम कहते हैं क्या, ये जो हमारे पास पर्पल कलर जो होता है, पर्पल कलर जैसा, तो ये वॉयलेट है, इंडिगो है, पर्पल है, लाइट पर्पल है। ठीक है, ये सब बेसिकली ये इसको जामुनी कलर कहा जाता है, जामुन जैसे कलर के, जामुनी कलर। ठीक है भाई, पार्ट 1 को यहीं पर रखते हैं। तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है बोलने में परेशानी है, गला ख़राब है, मौसम जैसा चल रहा है। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा। पार्ट 2 के अंदर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजेंस इनको डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह इम्पोर्टेंस ऑफ हैलोजेंस इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।